प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में स्वागत है। मैं संजय सिंह परिहार आज आपसे संविधान पर चर्चा करूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, संविधान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है जो जीवन से जुड़ा हुआ है। यानी इसे हम लिविंग डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। अन्य विषय हो सकता है जीवन में उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले ना करें, लेकिन संविधान जीवन भर आपके साथ रहेगा। उसकी सारी चीजें आपके साथ सदैव चलती रहेंगी। आइए हम लोग एक करके बात करते हैं, लेकिन संविधान को जानने से पहले हमें विधि को जानना आवश्यक है। विधि क्या है? हमने पूर्व की कक्षाओं में विधि के संदर्भ में एक व्याख्या की है, उसे समझाया है। लेकिन सामान्य ढंग से अगर हम देखें तो ये नियम या नियमों का समूह है। नियमों का समूह यानी ऐसे नियम जो हमारे जीवन को संचालित करते हैं, जो किसी राज्य की स्थिति को संचालित करते हैं, जो किसी देश की स्थिति को संचालित करते हैं, सरकार की नीतियों का निर्धारण करते हैं, सरकार क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, ऐसी सब बातों को हम कहते हैं कि वो एक नियम या नियमों के द्वारा संचालित होते हैं। और इस संदर्भ में बहुत सारे विद्वानों ने, जैसे ऑस्टिन का नाम देखेंगे आप, कैल्सन, रास्को पाउंड, बेंथम, इन सभी ने अलग अलग परिभाषाओं के माध्यम से विधि को समझाने का प्रयास किया। किसी ने कहा संप्रभु का समादेश है ना? किसी ने कहा कि मानकों का विज्ञान है। किसी ने कहा कि यह उपयोगितावाद पर आधारित है, ज्यादा आदमियों का ज्यादा सुख, इस पर आधारित विज्ञान बताया। किसी ने कहा कि नहीं, ये सोशल इंजीनियरिंग है, सामाजिक अभियांत्रिकी है। तो कुल मिला के विज्ञान की एक जो कॉमन परिभाषा निकल करके आई वो ये है कि नियम या नियमों का समूह है। और कैसे नियम या नियमों का समूह? जो किसी राज्य में रहने वाले व्यक्तियों, नागरिकों तथा उस स्वयं राज्य के क्रियाकलाप को क्या करें? नियंत्रित करें, विनियमित करें और निर्देशित करें। ऐसे नियम या नियमों के समूह को हम विधि कहते हैं। तो ये हमने विधि के संदर्भ में देखा है, पूर्व की कक्षाओं में चर्चा भी हुई है, उसे आप देख लीजिएगा। देखिए, संविधान की संदर्भ में अगर हम बात करें तो विद्वानों ने अलग अलग बहुत सारी परिभाषाएं दी, लेकिन कहा गया है कि यह एक सर्वोच्च विधि है। कैसी विधि है? सर्वोच्च विधि। इट इज अ सुप्रीम डॉक्यूमेंट। सुप्रीम लॉ ऑफ एनी स्टेट और कंट्री, यानी किसी देश की सर्वोच्च विधि को हम संविधान कह सकते हैं। यानी इससे बड़ी कोई विधि नहीं है। यानी किसी देश की अगर हम बात करें कि ये विधि सर्वोच्च है, तो ये मान लीजिए कि वो संविधान है। ठीक है, तो एक परिभाषा ये आई है। दूसरी परिभाषा विद्वानों ने दी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा दस्तावेज जिसमें क्या हो? समस्त विधियों का सार हो। समस्त विधियों का सार, विधियों का सार हो, यानी एसेंस ऑफ ऑल द लॉज इन्वॉल्व इन एनी कंट्री और स्टेट। किसी देश या राज्य में जितनी विधियां लागू हैं उन सबका सार दिखता हो, एसेंस दिखती हो कि ये है, तो वो क्या है? संविधान है। विद्वानों ने ऐसे ही परिभाषाएं दी हैं। एक और परिभाषा जो कॉमनली हम लोगों ने एक्सेप्ट की या जिसे हम जानते हैं किस तरह से, आज अगर देखें तो उस परिभाषा का महत्व भी दिखाई पड़ता है। परिभाषा क्या कहती है कि एक स्पेशल डॉक्यूमेंट है। कैसा डॉक्यूमेंट है? स्पेशल डॉक्यूमेंट है। और इस डॉक्यूमेंट में क्या है? कहा गया है कि व्यवस्था संचालन का उल्लेख है। यानी किसी देश या राज्य की व्यवस्था संचालन का उल्लेख है इस डॉक्यूमेंट में। और क्या कहा गया है कि इसके साथ ही साथ व्यक्ति, नागरिक, संवैधानिक व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, संवैधानिक व्यक्ति, संवैधानिक व्यक्ति, संस्थाएं, आयोग,
इन सभी के बारे में क्या कहा गया है? इनके अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख है। कर्तव्यों का उल्लेख है। अगर गौर से देखें तो हमने दो खंडों में इसको बांटा। एक तो बात ये बताई कि व्यवस्था संचालन है, दूसरा हमने कहा कि व्यक्ति, नागरिक, संवैधानिक व्यक्ति, संस्थाएं, आयोग आदि के अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख है। व्यक्ति का मतलब वो सभी लोग जो भारतीय सीमाओं के अंदर हैं, जितने भी लोग भारतीय सीमाओं के अंदर हैं वो सभी व्यक्ति के अंतर्गत आएंगे। नागरिक का मतलब है भारतीय नागरिक की बात हो रही है। संवैधानिक अगर व्यक्ति की बात करें तो उसमें आपके राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, पीएम आते हैं, सीएम आते हैं, अटॉर्नी जनरल आते हैं, सीएजी आते हैं, यानी जितने व्यक्तियों का संविधान में उल्लेख है ऐसे सभी व्यक्ति संवैधानिक व्यक्ति कहलाते हैं। फिर क्या कहा गया? संस्थाएं, तो देश में अनेकों संवैधानिक संस्थाएं चल रही हैं उनके बारे में। आयोग, जितने आयोग बने हैं, चाहे वित्त आयोग हो, चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग आयोग हो, ये सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं, है ना। संविधान ने इनको मान्यता प्रदान की है। तो इन संस्थाओं के क्या कहा गया है? अधिकार और कर्तव्य। अगर देखा जाए तो वास्तविकता में ये गवर्नमेंट की शक्तियों की तरफ, शक्तियां और क्षेत्र की तरफ इशारा करती हैं कि ये किस किस क्षेत्र में कार्य कर सकती हैं, क्या क्या कर सकती हैं। तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी देश की पूरी व्यवस्था संचालन का उल्लेख करता है, साथ ही साथ व्यक्ति, नागरिक, संवैधानिक पदधारक व्यक्ति, संस्थाओं, आयोगों आदि के अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख करता है। अब ये अधिकार और कर्तव्य की बात जैसे ही हमारे सामने आती है तो यह ध्यान दीजिएगा कि जब हम व्यक्ति और नागरिक की बात करते हैं तो ये फंडामेंटल राइट्स हो गए। जब हम इनकी बात करते हैं तो डीपीएसपी भी इसी में समाहित हो गया, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और जब हम कर्तव्य की बात करते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं। तो अगर व्यक्ति और नागरिक के संदर्भ में ये बात है तो ये सारी चीजें, जब संवैधानिक व्यक्ति के संदर्भ में बात है तो उनके साथ भी ये सारी चीजें हैं, लेकिन उनकी शक्तियां भी इन्वॉल्व है। तो संविधान एक बहुत बड़ा दस्तावेज है जिसमें सब कुछ समाहित है। हम अगर इसे पार्ट पार्ट को अलग करने की बजाय एक साथ मिला दें तो हम कह सकते हैं कि संविधान सर्वोच्च विधि है जिसमें समस्त विधियों का सार छिपा होता है, जिसमें व्यवस्था संचालन का उल्लेख होता है और साथ ही साथ इन व्यक्तियों, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों का समावेश होता है। तो एक बड़े दृष्टिकोण से हम इस परिभाषा को पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होगी। अब हमने कहा कि भारत का अगर आपके सामने प्रश्न आता है तो भारत का जो सर्वोच्च दस्तावेज है, सर्वोच्च दस्तावेज, तो वो हमारा क्या हो गया? भारतीय संविधान हो गया। भारतीय संविधान, संविधान 1950। आप जानते हैं इसके संदर्भ में कि 26 नवंबर 1949 को यह बनकर तैयार हो गया था। नागरिकता संबंधी कुछ प्रावधान भी लागू हो गए थे। इसे पहले विधि दिवस के रूप में मनाते थे, लेकिन अब वर्तमान में से संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस, इसका उद्देश्य क्या है कि लोगों का संविधान के प्रति जागरूकता बढ़े, संविधान के प्रति आदर भाव बढ़े, संविधान के प्रावधानों को जाने, समझें और उसके अनुसार जीवन यापन करें। तो कहीं ना कहीं कोई भी दिवस मनाया जाता है तो उसका एक बड़ा उद्देश्य यही होता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लोगों की जागरूकता बढ़े, समझ बढ़े, अंडरस्टैंडिंग बढ़े। तो हमारा भारतीय संविधान 1950 जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 26 जनवरी 1950, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस कहते हैं। गणतंत्र दिवस। हमने स्वतंत्रता तो 15 अगस्त को पाई थी 1947 में, हम यहां पर स्वतंत्र हुए थे। लेकिन हम यहां पर स्वतंत्र हुए, लेकिन हम गणतंत्र कब हुए? 26 जनवरी 1950 को हुए। तो दोनों बातों के अपने अपने अलग मायने हैं। तो मैंने यहां आपको बताया है कि भारतीय संविधान 1950 ये हमारा क्या है? सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, यानी इससे बड़ा कोई कानून नहीं है। अब इस बात को कैसे जस्टिफाई हम करेंगे कि बड़ा कानून नहीं है? तो क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा
कि भारत में जितनी भी विधियां हैं, जो भी कानून हैं, चाहे वो प्रक्रिया विधि हो, चाहे मूल विधि हो, उससे कोई इशू नहीं है। जितनी भी विधियां हैं सभी के बारे में क्या कहा जा रहा है, समस्त विधियों को कैसा होना चाहिए, संविधान से, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संविधान से क्या होना चाहिए, मेल खाना चाहिए, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसके अनुरूप होना चाहिए, अनुरूप, या इससे मेल खाना चाहिए, या इसके अनुरूप होना चाहिए। तो ये अगर सारी विधियां जो है, इसका एक कॉन्सेप्ट निकल कर क्या है कि अगर संविधान सर्वोच्च दस्तावेज है तो देश में जो भी कानून लागू हैं वो सभी संविधान के अनुसार होने चाहिए, संविधान से मेल खाना चाहिए। बेसिक सी बात है, ध्यान देने की जरूरत है। अब समस्या यहां नहीं आने वाली, समस्या ये आने वाली है कि यदि कोई विधि मेल नहीं खाती है तो क्या होगा, यदि कोई विधि संविधान से असंगत है तब क्या होगा, तो उस कंडीशन को भी हमें देखना होगा। आइए देखते हैं। अब क्या कहा जा रहा है कि यदि कोई विधि संविधान से मेल नहीं खाती या असंगत है या विरोधाभासी है, इस तरह के शब्दावली परीक्षाओं में आई है, विरोधाभासी है या विपरीत है, तब क्या होगा। अब संविधान के प्रभाव की बात कर रहा था आपसे, अगर कोई कानून संविधान से ही मेल नहीं खा रहा, संविधान के अनुरूप नहीं है, असंगत है, विपरीत है, विरोधाभासी है, तब क्या परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। तो कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय, ध्यान दीजिएगा, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय क्या करेंगे, अपनी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, देखिए अब मुकदमा तो आना ही पड़ेगा ना, मामले को तो आना ही पड़ेगा, अगर मामला आएगा तभी तो कार्रवाई हम कर पाएंगे ना, तभी तो न्यायालय उस पर कुछ एक्शन लेगा। न्यायालय के पास जब तक मामले नहीं जाते हैं तब तक न्यायालय एक्टिवेट नहीं होता, या न्यायालय स्वप्रेरणा से एक्टिवेट हो, है ना, सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेगा, तब हो सकती हैं चीजें। तो यहां बात हो रही है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय क्या करेगा, अपनी न्यायिक पुनर्विलोकन, ध्यान दीजिएगा, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, इसी को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा भाई, न्यायालय के पास क्या शक्तियां हैं और न्यायालय क्यों शक्ति का प्रयोग कर रहा है। तो न्यायालय क्या करेगा, अपनी इस शक्ति के अंतर्गत ऐसे कानून को, जो कानून क्या है, असंगत है, मेल नहीं खाता है, विरोधाभासी है, तब क्या करेगा, तब ऐसी विधि को क्या करेगा, असंवैधानिक, जिसे बोलते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल, घोषित कर देगा। अब अगर न्यायालय ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, न्यायालय ने नेशनल जुडिशियल कमीशन को 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने इसको लाए थे, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, प्रभाव ही खत्म हो जाएगा। न्यायालय जब किसी चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करता है तो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। जैसे श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के केस में क्या हुआ, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। जैसे आपने देखा होगा, आईपीसी पढ़ी होगी, तो मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य के केस में क्या हुआ, आईपीसी की धारा 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। ठीक है, तो उनका प्रभाव खत्म हो जाता है, यहां पर ध्यान देना है, प्रभावहीन हो जाएगा, हो जाएगी, यानी जो विधि है वही प्रभावहीन हो जाएगी। अब सारा खेल समझ में आया आपको,
यानी हमने आपको बताया था कि अगर कोई विधि असंगत है, मेल नहीं खाती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को ये पावर्स है कि अगर उनके पास ऐसा मामला आता है जिस पे ये विचारणी है, तो अपनी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए वो इसे क्या करेंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करेंगे। और जैसे ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया तो इसका क्या होगा, प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो अब आपको ये दिख रहा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अगर देखेंगे तो यह है सुप्रीम डॉक्यूमेंट, सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, सुप्रीम लॉ है। यानी अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन से टकराएगा तो क्या होगा, चूर चूर हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। जैसे मैं आपको कक्षाओं में बताता हूं कि अगर कोई बच्चा अपने पिता से टकरा जाए तो पिता और बच्चे में अगर एक की बात माननी होगी तो पिता की बात ही मानी जाएगी, है ना। तो इसी तरह से यहां पर ध्यान रखना है कि संविधान पिता की तरह है सभी कानूनों की दृष्टिकोण से, इसलिए हर व्यक्ति को संविधान के अनुसार चलना पड़ता है। अब देखिए, चाहे हिजाब का मुद्दा हो, चाहे देश के अंदर कोई मुद्दा हो, चाहे कर्नाटक चुनाव हो या किसी राज्य के चुनाव हो, कहीं भी कोई बात आती है तो क्या होता है, संविधान के अनुसार चलना होगा, संविधान के अनुसार पालन करना होगा, संविधान से हटकर कोई नहीं जा सकता। ये बातें इसीलिए आती हैं क्योंकि संविधान ही सर्वोच्च दस्तावेज है, सुप्रीम डॉक्यूमेंट है। मेरे भाई क्लियर हो रहा होगा आपको, ध्यान रखिएगा इन बातों का। अब हम इसी क्रम में आगे चलते हैं। हमने अभी बताया आपको जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि संविधान में इस बात का बहुत महत्व है। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स आते हैं उसमें एक शब्द ये बार बार अक्सर सुनाई पड़ता रहा होगा आपको। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये वाला जो मामला है, सर्वप्रथम अमेरिकी उच्चतम न्यायालय में, अमेरिकी उच्चतम न्यायालय में क्या हुआ, एक केस आया जिसका नाम है मारवरी बनाम मेडिसन। एक केस आया। इस मारवरी बनाम मेडिसन के मामले में क्या हुआ कि उस समय वहां पर चीफ जस्टिस थे मिस्टर मार्शल, वहां मुख्य न्यायाधीश थे मार्शल। उन्होंने इस पूरे मामले का अध्ययन किया और इस मामले में उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। और इस सिद्धांत में उन्होंने कहा, इफ एनीथिंग इज रिपग्नेंट to the constitution, it will be void। ये सेंटेंस उनका था। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी चीज संविधान के विरोधाभासी है, रिपग्नेंट मींस उसके अपोजिट है, विरोधाभासी है, विरोधाभासी, अगर कुछ भी संविधान के विरोधाभासी है तो वो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। यानी संविधान से जो टकराएगा वो शून्य हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वो वॉइड हो जाएगा, वॉइड मींस जीरो हो जाएगा। ये पावर जो है कहां से आई, ये पावर आई है मारवरी बनाम मेडिसन के केस से, जिसमें चीफ जस्टिस मार्शल ने यह सिद्धांत दिया कि यदि कोई भी चीज संविधान के विरोधाभासी है, संविधान के विरोध में है, संविधान के विपरीत में है, संविधान से टकरा रही है, संविधान के प्रावधानों के अगेंस्ट है, तो वो क्या होगी, शून्य हो जाएगी। ये सिद्धांत बहुत बड़ा सिद्धांत था और इस दिन अमेरिकी उच्चतम न्यायालय एक पावरफुल उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित हो गया और संविधान के प्रावधानों में अगर कहीं टकराहट दिखाई पड़ेगी तो वो उसे शून्य घोषित कर देगा। इस पूरे के पूरे सिद्धांत को हमने भी अपने देश के संविधान में लिया। यानी भारत में जो जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत लिया गया है, क्वेश्चन आया कई परीक्षाओं में, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अमेरिकी संविधान यानी हमारा संविधान का जो स्रोत है
यानी जो शक्ति है संविधान से लिया गया है। तो ये हमने भी वहां से लिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भारत का जो उच्चतम न्यायालय है, यानी जो हमारे यहां का सुप्रीम कोर्ट है, इसने 2 केसेस आए, उन केसेस के माध्यम से भारत का उच्चतम न्यायालय भी एक स्ट्रॉन्ग उच्चतम न्यायालय के रूप में स्थापित हो गया। दुनिया के 2 बड़े देश, अमेरिका एक लोकतंत्रात्मक देश जहां विविधताएं भरी पड़ी हैं, भारत भी एक लोकतांत्रिक देश जो कि न केवल लोकतांत्रिक है बल्कि दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इस समय हम विश्व में नंबर 1 है जनसंख्या में, तो हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड के। हमारे यहां भी वो सिद्धांत है और हमारा सुप्रीम कोर्ट बहुत स्ट्रांग हो गया है। एक केस आया आपका केशवानंद भारती, केशवानंद भारती, और दूसरा केस आपका आया IR कोल्हू वर्सेस तमिलनाडु राज्य 2007, और ये आपका वर्सेस केरल राज्य 1973। इन दोनों केसेस ने भी हमारे न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत को बहुत मजबूती प्रदान कर दी। इसमें न्यायालय ने क्या किया कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दे दिया, आधारभूत ढांचा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और इसमें न्यायालय ने क्या कह दिया कि चूंकि 9वीं अनुसूची जो 9th शेड्यूल थी, उस पर न्यायालय के विचार करने के लिए मना किया गया था। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसको जोड़ा गया 9वीं अनुसूची को। तो न्यायालय ने इस केस में यह कह दिया कि केशवानंद भारती के निर्णय के बाद जितने मामले 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं उन सभी का न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। तो न्यायालय फिर यहां स्ट्रांग हुआ और यहां पर उसने कहा कि अगर कोई भी संविधान संशोधन आधारभूत ढांचे को प्रभावित करेगा तो हम उसे असंवैधानिक घोषित कर देंगे। यानी न्यायालय ने संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए, संविधान के मूलभूत ढांचे को बनाए रखने के लिए इस न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का समय समय पर प्रयोग किया है। तो ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी संविधान के अस्तित्व के बारे में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि संविधान एक सर्वोच्च दस्तावेज है, तो उस बात को ध्यान में रख के हमें चलना पड़ता है। भारतीय संविधान, मैंने आपसे कहा कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो इस मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां, इस मूल संविधान में इतनी बातों का उल्लेख था। समय के साथ परिवर्तन हुए हैं, बहुत सारे अनुच्छेद बढ़ते जा रहे हैं और भागों में भी परिवर्तन हुआ है और अनुसूचियां भी बढ़कर के 12 हो गई हैं। तो आज मूलतः जो संविधान हमारा था, एक क्वेश्चन यहां से पुट अप होता है, उसे ध्यान रखिएगा, तो उस विषय पर दिमाग लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन ये आपका यहां से आता है, सभी सामान्य परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संविधान कुल मिला के क्या बताता है? संविधान बताता है हमारी नीतियों के बारे में, हमारी योजनाओं के बारे में, हमारे शासन के बारे में, सरकारों की गतिविधियों के बारे में, व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में, नागरिकों के अधिकारों के बारे में। इन सब चीजों का जहां समन्वय दिखता है उसे कहते हैं संविधान। इसीलिए संविधान को कहा जाता है, जो केल्सन ने, एक विद्वान हुए हैं केल्सन, इन्होंने कहा है मानकों का विज्ञान, मानक, लेकिन इन्होंने एक मूल मानक की कल्पना की है। मूल मानक, मूल मानक क्या है? हम अगर विधि के दृष्टिकोण से भारत में देखें या दुनिया में कहीं देखें तो ये मूल मानक हमारा क्या है? संविधान ही है। यानी सब कुछ संविधान के अनुरूप होना चाहिए। तो संविधान मूल मानक है, संविधान ही मूल अवधारणा है, एक ऐसा आइन है, एक ऐसा दस्तावेज है जो सबको दिशा देता है। तो संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, जो जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। इसीलिए हमारी प्रस्तावना में जिस शब्द का उल्लेख किया गया, कहा गया कि 26 नवंबर 1949 मिति मार्सी शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अधिनियमित
अधिनियमित, अंगीकृत तथा आत्मार्पित करते हैं। ये 3 शब्द आए हैं। यानी हमारे संविधान सभा के लोग जिन्होंने संविधान को बनाया, उन्होंने हस्ताक्षर करते समय क्या कहा? हम भारत के लोग आज 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अधिनियमित विचार विमर्श करके अंगीकृत अपने अंग से लगाते हैं और आत्मार्पित करते हैं, स्वयं को अर्पित करते हैं। यानी हम रहे ना रहे, संविधान रहना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, देश रहना चाहिए, वैसे संविधान रहना चाहिए, क्योंकि संविधान ही वो दस्तावेज है जो भारत और भारत के लोगों का जीवन संचालित कर रहा है। कैसे जीवन होना है, सारी बातें बता रहा है। तो आज मेरा उद्देश्य था कि संविधान की मूल अवधारणाओं को आपको बताना। मैंने आपको घटनाक्रम के बारे में क्रम से बता दूं क्या क्या चीजें बताई आज। हमने आपको शुरुआती दौर से कहा कि संविधान क्या है। हमने आपसे चर्चा की कि संविधान एक सर्वोच्च विधि है। सारी बातों को तेजी से रिकॉल कर लीजिए। हमने आपसे कहा संविधान एक सर्वोच्च विधि है। हमने फिर ये आपको एक्सप्लेन किया कि संविधान समस्त विधियों का सार है, और इसके साथ ही साथ हमने विधि को भी बताने का प्रयास किया कि विधि क्या है। इसके साथ हम जब आगे चर्चा कर रहे थे तो एक हमने बड़ी परिभाषा का उल्लेख किया और हमने कहा कि संविधान एक विशेष दस्तावेज है, एक स्पेशल डॉक्यूमेंट है, जिसमें देश की, किसी देश या राज्य की व्यवस्था संचालन का उल्लेख होता है। व्यक्ति, नागरिक, संवैधानिक व्यक्ति, संस्थाएं, आयोग के अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख होता है, सरकार की शक्तियों का उल्लेख होता है, उनके कार्य क्षेत्र का उल्लेख होता है। एक ऐसा दस्तावेज है। तो इन बातों को बताया। अधिकार की जब बात की तो हमने फंडामेंटल राइट्स की बात की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की, और फंडामेंटल ड्यूटीज की भी बात की कि इनका भी उल्लेख होता है। एक ऐसा दस्तावेज। तो ये संविधान एक विशेष दस्तावेज है। हमने इसको समझाने के लिए कि इस दस्तावेज का क्या प्रभाव पड़ता है और कौन सी क्या चीजें हैं, उन्हें आगे बताया। लेकिन उससे पहले हमने आपसे कहा कि संविधान सर्वोच्च दस्तावेज है जो कब लागू हुआ? जो लागू हुआ हमारा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप में। बनकर कब तैयार हुआ? 26 जनवरी 1949 को हुआ। इसी दिन को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। हम इसे गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ऐसे बहुत से देश हैं जहां पर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस एक ही दिन है, या संविधान दिवस भी एक ही दिन है, लेकिन हमारे यहाँ 2 तिथियां हैं। ठीक है, तो इनको दोनों को याद रखने का। हमने आपसे कहा कि संविधान हमारा है भारतीय संविधान 1950। समस्त विधियों को संविधान से मेल खाना चाहिए। जब हमने ये जस्टिफाई करने का प्रयास किया कि भाई संविधान सर्वोच्च है तो कैसे मानेंगे कि हम संविधान सर्वोच्च है, तो मैंने आपको बताया कि सभी विधियों को संविधान से मेल खाना चाहिए, उसके अनुरूप होना चाहिए। अब अगर नहीं होता है तो उसका प्रभाव आपको दिखने जा रहा है। मैंने कहा कि अगर संविधान से मेल नहीं खाते, असंगत हैं या विपरीत हैं या विरोधाभासी हैं, तब क्या होगा? तो हमने आपको बताया कि ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, और उस शक्ति का प्रयोग करते हुए वो ऐसी विधियों को, ऐसे कानूनों को जो संविधान से मेल नहीं खा रहे हैं, उन्हें असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकते हैं। और जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देंगे तो ऐसी विधियों का प्रभाव क्या होगा? वो खत्म हो जाएगा, वो प्रभावहीन हो जाएंगी। और इस बात को हमने आपको समझाया, इसको ध्यान रखिएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट है जो ये बात दर्शाता है। ठीक है, इसी घटनाक्रम में हमने आपको जुडिशियल रिव्यू की भी थोड़ी चर्चा की, और हमने आपसे कहा कि सर्वप्रथम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने मारवरी बनाम मेडिसिन के मामले में क्या किया? जिस समय ये केस आया उस समय चीफ जस्टिस थे मार्शल। इन्होंने जुडिशियल रिव्यू के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इन्होंने कहा कि इफ एनीथिंग इज रिपग्नेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी वॉइड, यानी यदि कोई भी चीज संविधान के विपरीत है या विरोधाभासी है तो वह शून्य हो जाएगी। इस सिद्धांत ने, जुडिशियल रिव्यू के सिद्धांत ने अमेरिकी उच्चतम न्यायालय को बहुत मजबूती दी। भारत में भी जब हमने इस सिद्धांत को अपनाया तो कहां से लिया? हमने भी इसको अमेरिकी संविधान से लिया। अगर हम कहें कि इस सिद्धांत का स्रोत क्या है, तो हमारे पास स्रोत होगा अमेरिकी संविधान। क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बार बार आया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया? 2 केसेस हैं। पहला केस केशवानंद भारती, दूसरा केस है IR कोलू बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 और 1973। इन दोनों केसेस में, केशवानंद के केस में आधारभूत ढांचे का सिद्धांत आ गया, प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और इस केस में क्या हुआ? 9th शेड्यूल जिसमें कि
जुडिशियल रिव्यू के लिए मना कर दिया गया था, मना था कि आप 9 शेड्यूल में डाले गए विषयों का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकते। लेकिन IR कोलू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में इस समय यहां पर जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था YK सबरवाल। और इस केस में चीफ जस्टिस कौन थे? इस केस में चीफ जस्टिस थे सीकरी। ये भी क्वेश्चन रहा है आपका। ये तो बहुत बड़ा निर्णय है, 13 जजेस इस केस में बैठे थे, 7:6 का जजमेंट है। तो ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यहां आधारभूत ढांचे का सिद्धांत आ गया और यहां उन्होंने कहा कि हम हर विषय का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकते हैं, जो केशवानंद भारती के निर्णय के बाद आया है। यानी संविधान के सर्वोच्च होने की स्थिति को दर्शाते हैं दोनों केसेस और इनकी शक्तियां। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आपको ये सारी बातें बताई और इसके साथ ही साथ हमने आपसे क्या कहा, 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ था। तो हमारे मूल संविधान में, जो मूल संविधान है, उसमें क्या स्थिति थी? उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। इनको आपको ध्यान रखना है। और हमने आपको साथ ही साथ कैल्सन की विचारधारा को भी स्पष्ट किया कि कैल्सन एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, जिन्होंने मानकों का विज्ञान कहा था विधि को। उन्होंने मूल मानक की भी परिकल्पना की थी कि एक मूल मानक है, तो अगर हम भारतीय संदर्भ में बात करें तो वो मूल मानक हमारा संविधान ही है। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। उसमें क्या कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। ये तीनों बातें बताती हैं कि संविधान हमारे साथ इस प्रकार से समाहित है कि हम कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, संविधान हमारे साथ हर समय लागू है। तो आज हमारी आपसे चर्चा थी, इन विषयों को ध्यान रखिएगा। कल हमारी आपसे अगली चर्चा होगी, जिसमें हम कार्यपालिका के संदर्भ में आपको बताएंगे। एक एक बात को क्रम से लेकर चल रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी श्रृंखला प्रारंभ होने जा रही है। बराबर संपर्क में रहिए। बातें अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं तो जरूर लोगों तक शेयर करिए। पढ़ाई करते रहिए। जीवन में जिन्होंने मेहनत की है वो जरूर सफल हुए हैं, जरूर अपने लक्ष्य तक पहुंचे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।